नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तापमान से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट थे वो हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिए हैं। ठीक है, उस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे आप बीए की क्लास लो कि चाहे एमए की क्लास हो लो। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर इनके लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये रामबाण है। ठीक है, और तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। समझ गए? तो सबसे पहले बात करते हैं हम अक्षांश। अक्षांश आप जानते हैं क्या होते हैं। ठीक है, तो अक्षांश से क्या होते हैं, जैसे आप उच्च अक्षांशों की तरफ जाओगे और जैसे आप निम्न अक्षांशों की तरफ जाओगे। निम्न अक्षांश का मतलब भूमध्य रेखा की तरफ और उच्च अक्षांश का मतलब ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो तापमान का वितरण प्रभावित होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि निम्न अक्षांशों पर सूर्य की किरणें लंबवत गिरने के कारण यहाँ सूर्य ताप अधिक प्राप्त होता है। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा है, जिसके कारण अधिक तापमान भी प्राप्त होता है। लेकिन उच्च अक्षांश में क्या होते हैं, सूर्य की किरणें कुछ कोण बनाते हुए आती है, जिस कारण से यहाँ पे कम सूर्यताप प्राप्त होता है और परिणाम स्वरूप बहुत कम तापमान प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस बात को हम पढ़ लेते हैं कि तापमान सूर्य ताप पर आधारित होता है। हमें पता है कि सूर्य ताप जहाँ अधिक मिलेगा वहाँ तापमान भी अधिक होगा। भूमध्य रेखा पर या निम्न अक्षांशों में सूर्य की किरणें कैसे पड़ती है, लंबवत पड़ती है। ठीक है, जिस कारण दिन और रात दोनों ही समान अवधि यानी 12-12 घंटे के होते हैं और समान सूर्य ताप प्राप्त होता है। ठीक है, जिस कारण तापमान भी अधिक प्राप्त होता है। भाई सर्वाधिक सूर्य ताप प्राप्त होगा तो तापमान भी कैसा प्राप्त होगा, अधिक होगा। और भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो वैसे वैसे सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है। ठीक है, उच्च अक्षांशों के साथ क्या होता है, सूर्य ताप भी कम प्राप्त होता है, जिसके कारण तापमान भी गिरता जाता है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक तापमान होता है और यहाँ से जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो तापमान में क्या होगी, कमी होती जाएगी। ठीक है, हालांकि भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक तापमान दर्ज नहीं किया जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है। ठीक है, और बादल छाए रहते हैं, इस कारण यहाँ पर तापमान चूँकि अधिक होना चाहिए था लेकिन सर्वाधिक नहीं होता है। सर्वाधिक तापमान कहाँ पाया जाता है, अयनों की तरफ यानी कर्क रेखा, मकर रेखा इस तरफ पाया जाता है। और यहाँ पर मरुस्थल भी अधिकांश गर्म मरुस्थल यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है हाँ, तो इस प्रकार भूमध्य रेखा से अगर आप उच्च अक्षांशों की ओर जाओगे तो औसत तापमान कम हो जाता है। ठीक है, अब हमने ये एक बात कर ली, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि भूमध्य रेखा से ऊंचे अक्षांश की ओर औसत तापमान कम हो जाता है, लेकिन अधिकतम सूर्य ताप प्राप्त करने वाली भूमध्य रेखा पर अधिकतम तापमान नहीं होता है। सूर्य ताप अधिक प्राप्त करती है भूमध्य रेखा, लेकिन अधिकतम तापमान नहीं होकर जुलाई में 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी अयन अक्षांशों या अयन वृत्तों की तरफ के होते हैं सर्वाधिक तापमान। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, तापीय विषुवत रेखा कहते हैं। 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश को तापीय विषुवत रेखा कहते हैं क्योंकि जुलाई महीने में अधिकतम तापमान यहीं पाया जाता है। हालांकि भूमध्य रेखा की बात करें तो वहां पर पूरे साल भर का औसत तापमान अधिक होता है। ठीक है, समझ गए आप। जबकि अगर अयनों की बात करें, कर्क रेखा, मकर रेखा, इसके आसपास की क्षेत्रों की बात करें, ठीक है, 20 डिग्री अक्षांशों की बात करें तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु जब आती है ना तब ही बहुत अधिक तापमान होता है और यहाँ पर शीत ऋतु भी आती है। इस कारण औसत तापमान इतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि विषुवत रेखा पर होता है। समझ गए इस बात को? ठीक है, अब सागर तल से ऊंचाई की बात करें। देखो सागर तल से जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे वैसे वैसे तापमान में कमी आती जाएगी। ठीक है, 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे या 1000 मीटर ऊपर जाओगे तो लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये क्षोभमंडल की बात है। तो सागर तल से ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है और वायुमंडल अपनी अधिकांश ऊष्मा पृथ्वी द्वारा होने वाले विकिरण से प्राप्त करता है। ये आपने पढ़ लिया है कि सूर्य से ऊष्मा आती है कहाँ पे, पृथ्वी पर, और पृथ्वी उसको क्या कर लेगी, अवशोषण कर लेगी। अवशोषण करने के बाद में उसी विकिरण को पृथ्वी क्या करती है, पार्थिव किरणों के रूप में परावर्तित भी या विकिरित भी करती है। विकिरण भी होता है जिसके कारण वायुमंडल क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, समझिए इस बात को, बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए, ऊपर जाने पर
ऊष्मा की मात्रा घटती है, ये आपने पढ़ लिया है संवहन के माध्यम से। संवहन पढ़े थे ना कल वाली वीडियो में। तो धरातल जैसे ही गर्म होता है तो उसके ऊपर की स्थित वायु भी गर्म होती है, उसके ऊपर की स्थित वायु भी गर्म होती है। तो धरातल के गर्म होने से उसके ऊपर की स्थित वायु गर्म होती है और गर्म होकर के ऊपर उठती है, जिसके कारण वायुमंडल क्या हो जाएगा, गर्म हो जाता है। ठीक है। वायुमंडल के निचले भाग में वायु की परत मोटी होती है, जो कि ऊपर जाने पर पतली होती जाती है। पार्थिव विकिरण का अवशोषण करने वाले धूलि कण जलवाष्प की अधिकता वायुमंडल के निचले भाग में ही होती है और ऊंचाई के साथ घटती जाती है। ठीक है। तो वायुमंडल की सबसे मोटी परत कहाँ होती है, क्षोभ मंडल में होती है, यानी सबसे निचले भाग में होती है, क्योंकि यहीं पर धूल मिट्टी के कण, जलवाष्प के कण, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये भाग गर्म हो जाता है धरातल के संपर्क में आकर के। ठीक है। तो और ऊपर का स्थित भाग कम गर्म होता है। जो भाग धरातल के ज़्यादा नज़दीक होगा वो अधिक गर्म होगा और उससे ज़्यादा ऊपर जाएगा वो तो कम गर्म होता जाएगा। तो इस कारण हम ये मानते हैं कि धरातल के नज़दीक सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। और लेकिन जैसे जैसे धरातल से ऊंचाई पर जाएंगे, यानी सागर तल से जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो तापमान में भी कमी होती जाएगी। समझ गए। और यही कारण है कि ऊंचे पर्वतों पर तापमान क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। समझ गए इस बात को, बहुत बढ़िया। और फिर है सागर तल से दूरी। ठीक है। अब सागर तल से दूरी कैसे भाई, देखो सागर के समीप वाला जो भाग होता है, जैसे समुद्र है, इसके समीप वाला जो भाग होता है, यहाँ पर क्या होता है, समकारी प्रभाव होता है सागर का। समझ गए ना। समकारी मतलब न ज़्यादा अधिक गर्मी होती है, न ज़्यादा अधिक ठंडी होती है। ठीक है। क्योंकि सागर क्या करता है, अपने आसपास के भाग का तापमान को न तो ज़्यादा होने देता है और न ही कम होने देता है। ठीक है। वहाँ पर पर्वतीय समीर और घाटी समीर दोनों ही चलती रहती है। अब ये क्या होते हैं, इसको हम पवनों वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये सब को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। समझ गए। तो सागर के पास में न तो अधिक गर्मी होती है, न अधिक ठंडी होती है। यही कारण है कि सागरवर्ती भागों में तापांतर कम होता है और इससे दूर जाने पर बढ़ता रहता है। ठीक है। तापांतर मतलब तापमान का अंतर। ठीक है। अब सागर और जल का स्थल और जल का स्वभाव भी देख लीजिए। देखो स्थल क्या होता है, जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, जबकि सागर क्या होता है, बहुत धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। ये इनका स्वभाव है समुद्र और जल का। ठीक है। तो स्थलीय भाग जलीय भाग की अपेक्षा जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा भी हो जाता है। ठीक है। और इसी कारण से स्थल और जल पर सूर्य ताप की समान मात्रा मिलने पर भी स्थल का तापमान जल से अधिक रहता है। समझ गए इस बात को। ठीक है। अब धरातल का गुण, अब जैसा धरातल होगा उसका प्रभाव तापमान पर पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है। तो हिमाच्छादित सतह यानी ऐसी सतह जिस पर बर्फ जमी हुई होती है, वहां से सौरिक विकिरण की अधिकतम मात्रा क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। ठीक है। जैसे जो हिमाच्छादित क्षेत्र है, अब सूर्य से ये तापमान या फिर ऊष्मा आ रही है, सूर्य की विकिरण आ रही है, तो जैसे बर्फ की सतह से टकराएगी तुरंत ही क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। यानी अधिकतम मात्रा में सूर्य की, एक सेकंड, हाँ, अधिकतम मात्रा में क्या होता है, परावर्तन हो जाता है। किस सतह से, हिमाच्छादित सतह से। तो सौरिक विकिरण के अधिक मात्रा में परावर्तित हो जाने से ऊष्मा कम मिलती है और तापमान भी कम हो जाता है। अगर आप हिमाच्छादित क्षेत्र में जाओगे तो वहाँ पे तापमान कम मिलेगा। ठीक है। क्योंकि अधिकांश जो विकिरण है उसको परावर्तित कर देती है हिमाच्छादित सतह, इस कारण वहाँ पे सूर्य ऊष्मा कम मिलती है और तापमान कम हो जाता है। जबकि रेतीली मिट्टी की बात करें तो वहाँ पर सौरिक मिट्टी वहाँ पे विकिरण अधिक होता है, सौरिक विकिरण अधिक होता है और अवशोषण ज़्यादा होता है, विकिरण कम होता है। ठीक है। तो रेतीली मिट्टी में सौरिक विकिरण का अधिकांश अवशोषण होने से तापमान दिन में क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेतीली मिट्टी क्या करेगी, तापमान को अवशोषण कर लेगी या ऊष्मा सूर्य से आने वाले विकिरण का अवशोषण कर लेगी, जिसके कारण तापमान दिन में अधिक हो जाता है। ठीक है। तो सौरिक ऊर्जा का हिम, बिल्कुल याद रखिएगा, याद रखने वाली चीज़ है ये।
सौरिक ऊर्जा का हिम 70 से 90% क्या करती है, परावर्तन कर देती है। जितना विकिरण आया उसका 70 से 90% हिम या बर्फ क्या करेगी, परावर्तन कर देगी। घास से क्या करेगी, 14 से 37% भाग को परावर्तित कर देती है। बिल्कुल याद रखिएगा। बताइए हिम कितना करती है, 70 से 90%, और घास 14 से 37% परावर्तन कर देती है। जबकि काली मिट्टी 8 से 14% तक परावर्तित कर देती है। काली मिट्टी क्या करती है, कम परावर्तन करती है, 8 से 14% तक परावर्तन करती है। और कोणधारी वन 10% भाग परावर्तन कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से स्थलमंडल का भाग या धरातल कितना सूर्य ताप को परावर्तित करती है। तो हिम 70 से 90%, घासें 14 से 37%, काली मिट्टी 8 से 14% और कोणधारी वन 10% सौरिक ऊर्जा का परावर्तित कर देते हैं। वनस्पति से आच्छादित भाग में, यानी जो भाग वनस्पति से आच्छादित होता है उसमें अधिक ऊष्मा वृक्षों द्वारा प्राप्त जल के वाष्पीकरण में क्या हो जाएगी, खर्च हो जाएगी, जिस कारण ऐसी सतहों पर तापमान उच्च नहीं हो पाता है। ठीक है, समझ गए। अब है ढाल का स्वभाव। देखिए ढाल दो प्रकार की होती है। ये दो प्रकार के ढाल है। अब जैसे सूर्य इधर है तो सूर्य की किरण इस ढाल पे पड़ेगी तो यहाँ पर तापमान अधिक होगा, जबकि यहाँ पे क्या होगा, तापमान कम हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो धरातल का जो भाग सूर्य के सामने पड़ता है ना, वहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है, जिस कारण प्रत्यक्ष किरणों से अधिक ऊर्जा मिलने से तापमान अधिक हो जाता है। इसका विपरीत ढाल पर तिरछी किरणों के कारण तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये तो सरल ही था। अब है प्रचलित पवन। प्रचलित पवन अपने क्षेत्र से चलकर प्रभावित क्षेत्र में पर्याप्त परिवर्तन लाती है। ये हम पवनों वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि कैसे परिवर्तन लाती है। निचले अक्षांशों से उच्च अक्षांश की ओर चलने वाली हवाएं तापमान अधिक कर देती है। कैसे भाई ये जैसे ये प्रचलित पवन या व्यापारिक पवन एक ही बात है। तो वहाँ से ये जैसे क्या है, भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा की तरफ क्या चलती है, ये व्यापारिक पवनें चलती है। ठीक है, तो जब ये व्यापारिक पवनें निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांश की तरफ जाती है तो वहाँ पे तापमान क्या होगी, बढ़ा देगी, क्योंकि निम्न अक्षांशों में तापमान अधिक होता है और हवाएं गर्म होती हैं। तो जैसे वो उच्च अक्षांशों की तरफ जाएंगे तो तापमान को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। जबकि इसका विपरीत बात करें तो निम्न अक्षांश उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की तरफ पवनें आएगी, क्योंकि निम्न अक्षांश में तापमान कम होता है तो ठंडी हवाएं भूमध्य रेखा की तरफ आएगी तो यहाँ पर क्या होगा, तापमान को कम कर देगी। ठीक है, हाँ। सागरीय भागों से स्थलीय भागों की ओर चलने वाली हवाएं वहाँ पर सागरीय प्रभाव लाती है, ये हमने उसमें पढ़ लिया था, जिससे तापांतर क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। पर्वतों के ऊपरी भाग से आने वाली हवाएं घाटियों के तापमान को कम कर देती है, क्योंकि पर्वतों के ऊपरी भाग में तापमान कम होता है और ठंडी हवाएं नीचे उतरती है भारी होकर के, तो घाटियों में तापमान को क्या कर देगी, वो हवाएं नीचा कर देगी। जिस समय चक्रवात आता है उस समय तापमान ऊंचा हो जाता है और चले जाने पर अचानक से कम हो जाता है। ठीक है, चक्रवात आता है ना तो उस समय तापमान क्या हो जाएगा, अचानक से बढ़ जाएगा, और जब तक चक्रवात चला जाएगा तो ठंड बढ़ जाएगी। गर्म सागरीय धाराओं के ऊपर से बहने वाली जो हवाएं हैं वो तटीय भागों पर तापमान उच्च कर देती है, जबकि ठंडी धाराओं के संपर्क में आने वाली हवाएं तटीय भाग में तापमान को क्या कर देगी, कम कर देगी। ठीक है, समझ गए इस बात को। गर्म सागरीय धाराओं के ऊपर से आने वाली हवाएं, सागरीय धाराएं भी पढ़ेंगे हम ओशनोग्राफी के अंदर, तो वहां से जो धाराएं चलती है, गर्म सागरीय धाराएं होती है, आपने पढ़ा होगा पहले, क्यूरोसिवो धारा हो गई, गल्फ स्ट्रीम हो गई, ब्राजीलियन हो गई। ठीक है, तो ये कुछ धाराएं हैं जो कि कैसी होती है, गर्म। तो इनके ऊपर जो हवाएं चलती है वो भी कैसा होता है, गर्म होती है। तो वो क्या करती है, तटीय भागों में तापमान को बढ़ा देती है, जबकि ठंडी धाराओं जैसे लेब्राडोर धारा हो गई, ठीक है, आयोशिवो धारा हो गई, तो ये धाराएं कैसी है, ठंडी धाराएं हैं। इसके संपर्क में जो हवाएं आती है वो भी ठंडी होती है, तो वो तटीय भाग में तापमान को कम कर देगी। ठीक है, स्थायी ग्रही पवने या प्रचलित पवने या जो व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, ध्रुवीय पवने, ये ना ये अपनी विशेषताओं से प्रभावित क्षेत्र के तापमान में अंतर लेकर आती है। समझ गए। अब लास्ट टॉपिक है आज का, सागरीय धाराएं। ठीक है, गर्म अक्षांशों में चलने वाली गर्म धाराएं शीतोष्ण और शीत कटिबंध में
तटीय भागों में औसत तापमान को अधिक तापमान कर देती है, औसत से अधिक तापमान कर देती है। एक मिनट। हाँ ठीक है, समझ गए आप। तो जो गर्म अक्षांशों से चलने वाली गर्म धाराएं हैं, ठीक है, ये जो गर्म धाराएं चलती है ना, इस प्रकार से धाराएं चलती है, ये गर्म धारा, ये ठंडी धारा। तो गर्म धारा क्या करती है, शीत कटिबंधों और शीतोष्ण कटिबंधों वाले तटीय भागों में तापमान औसत से ज़्यादा कर देती है। जैसे गल्फ स्ट्रीम कहाँ चलती है, वो क्या करती है, यूरोप के उत्तर पश्चिमी भाग और क्यूरोशियो जापान तथा उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर अधिक ऊष्मा लेकर के आती है। ठीक है, तो लेब्राडोर और पेरू और कैलिफोर्निया धाराएं ठंडी होने के कारण प्रभावित क्षेत्रों में तापमान को क्या कर देगी, कम कर देगी। कुल मिला के ये है कि जो गर्म धाराएं हैं वो आसपास के क्षेत्र के तापमान को अधिक कर देती है औसत से, और जो ठंडी धाराएं हैं वो आसपास के तापमान को औसत से कम कर देती है। ठीक है, गर्म और ठंडी धाराएं किसी स्थान पर मिलने पर कोहरा उत्पन्न होता है। समझ गए। तो ये हमारा तापमान का टॉपिक पूरा ही समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो और जल्दी ही आपका एक ग्रुप बना दिया जाएगा अगर अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो गए तो, और फिर वहाँ पे ये सारे जो PDF है वो भेज दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।